हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, और 16 तारीख को एग्जाम है अपने, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, है ना, जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। ये करके चले जाओ, मान के चलना कि अच्छे नंबर तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ढंग से करना, एक एक क्वेश्चन। देखो, तुम्हारे तीन सेट में भी मतलब जो भी पेपर आएगा वो तीन पार्ट होते हैं उसके ना, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, है ना। पहला पार्ट दो दो नंबर का होता है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो चार चार नंबर का, है ना, और थर्ड पार्ट 10 10 नंबर का। तो पार्ट ए कवर कर रहा हूं मैं इस शॉर्ट वीडियो में, है ना। वन शॉट का पार्ट वन है, उसमें पार्ट ए अपन कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर वन, है ना। एक तो कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने दे सकता है तुम्हें गामा फंक्शन की, है ना। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, इवेलुएट इवेलुएट गामा ऑफ -9/2, है ना। इस क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी देखते चलेंगे। अब -9/2 का गामा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले समझो गामा फंक्शन होता क्या है ना। तो गामा फंक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान है। गामा फंक्शन होता है एस, गामा n+1। इसकी वैल्यू होती है या तो फैक्टोरियल n, कब, जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, या इसकी वैल्यू होती है n गामा n, कब, अदरवाइज, है ना, मतलब फ्रैक्शन हो तो। एक और फॉर्मूला है, गामा n बराबर होता है गामा n+1 अपॉन n। ये कब होता है, जब नेगेटिव फ्रैक्शन आ जाए। नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला है। फटाफट एग्जांपल देख लो। जैसे गामा 5 निकालना है, तो बेटा जब नेचुरल नंबर होगा n, तो गामा n+1 होता है फैक्टोरियल n, समझ रहे हो। तो गामा 5 को लिख सकता हूं गामा n+1, तो इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल 4। गामा 6 आ गया मान लो, तो इसको लिख सकते हैं 5+1 मतलब फैक्टोरियल 5। गामा 7 मतलब फैक्टोरियल 6, गामा 7 का मतलब है फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल सबको सॉल्व करना आता है। 4 का मतलब 4 3 2 1, 5 का मतलब 5 4 3 2 1, है ना। ठीक है यार। अच्छा, एक और देखो, जो याद रखना है, याद रखना है, क्या क्या याद रखना है बेटा, गामा हाफ होता है, गामा हाफ याद रखना है तुम्हें, ये होता है √पाई। ये भी याद रखना है, गामा माइनस हाफ, ये होता है माइनस का 2√पाई। गामा जीरो नॉट डिफाइन होता है, गामा जीरो नॉट डिफाइन होता है। गामा में नेगेटिव इंटीजर -5 -6 ये सब नॉट डिफाइन होता है। गामा -5 नहीं निकाल सकते। अच्छा, जैसे गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा ऊपर देखो फॉर्मूला, गामा n+1 होता है फैक्टोरियल n, जब n नेचुरल नंबर हो, अदरवाइज n गामा n, है ना। तो गामा 3/2 है, अब ये अदरवाइज में आ गया है ना, फ्रैक्शन है, तो गामा 3/2। तो मैंने बताया था गामा n+1 होता है n गामा n, तो गामा 3/2 है, इसको लिख सकते हैं गामा n+1, यहां पर n हो गया हाफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं n गामा n हाफ। गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, अभी याद करवाया था √पाई। आंसर आ गया √पाई/2। सर हमें थोड़ा फास्ट सिखाओ, देखो फास्ट। 5/2 गामा आ गया ना, तो एक कम कर लो। 5/2 में से एक गया तो 3/2, ठीक है, 3/2 फिर गामा 3/2, समझ रहे हो मेरी बात। और गामा 3/2 अभी निकाला मैंने, √पाई/2। नहीं निकालना कोई बात नहीं, 3/2 पड़े, 3/2 पड़े, गामा 3/2 है, तो इस 5/2 की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 गामा 3/2। वैसे गामा 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम कर लो, 1/2 गामा 1/2। 3/2 में से एक कम किया तो 1/2 ही तो आएगा। गामा हाफ होता है √पाई, तो 3/4 √पाई आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और करवा रहा हूं, जैसे 11/2 है। अब मैं देखो सीधा करूंगा इसको, 11/2 है, एक कम कर लो, क्या हो गया 9/2। 11/2 में से एक जाएगा, 2 11 - 2 9/2, 9/2 के बाद एक घटाते जाओ 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 3/2 में से एक जाएगा तो 1/2, और ये गामा हाफ लिख देना। लास्ट में ही तो बचता है एन गामा n+1, क्या बचता है लास्ट में, n गामा n, है ना। तो ये देखो 11/2 पहले 9/2 होगा, फिर तुम लिखोगे यार गामा के अंदर, जैसे 3/2 गामा 3/2, फिर गामा 9/2 को फिर लिखोगे 7/2 गामा 7/2, तो घटाते चलो ना एक साथ। इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू √पाई है। ओके ओके। अब अपना सवाल है, इवेलुएट
गामा -9/2, ये तो अपना क्वेश्चन है। -9/2 की वैल्यू निकालनी। ओके, तो -9/2 फॉर्मूला क्या बताया था नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए। गामा एन होता है गामा एन प्लस 1 बटा एन। तो गामा -9/2 क्या होगा, गामा माइनस का 9/2 क्या होगा, गामा -9/2 प्लस 1 अपॉन -9/2। ढंग से देखो, गामा -9/2 क्या हो गया, माइनस का 2/9, ये 2 ऊपर 9 नीचे, इंटू 1 में से 9/2 गया तो 1 -9 बट्टा 2, 2 में से 9 गया -7/2। अब फिर से गामा -7/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। गामा एन क्या होता है, एन प्लस 1 का गामा, तो ये लो एन प्लस 1 का गामा अपॉन एन -7/2, तो -2/9। गामा -7/2 को क्या लिख दिया, गामा -7/2 को ये लिख देंगे अपन 1 -7/2 यानी 5/2 अपॉन ये जो भी वैल्यू है -7/2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2/7 ऊपर आ जाएगा, तो -2/9 -2/7। अब गामा -5/2 है, -5/2 है, इसको क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन एन। तो n प्लस 1 अपॉन एन, एन कितना है -5/2, तो इसको लिख देंगे -2/5 और 1 में से 5/2 गया तो माइनस का 3/2। तो गामा -5/2 की वैल्यू आ गई -2/5 इंटू गामा -3/2। फिर से गामा -3/2 निकालेंगे, क्या आएगा ये गामा n प्लस 1 अपॉन एन यानी -2/3, 1 में से 3/2 गया तो गामा -हाफ, तो ये आएगा इसकी जगह -2/9 -2/7 -2/5, हाँ -2/3 गामा -हाफ। और गामा -हाफ की वैल्यू याद करवाइए, गामा -हाफ ये रहा -2√π, तो ये इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 2√π। तो -2/9 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बट्टा जितना भी है, और गामा माइनस हाफ कितना हो गया माइनस का 2√π बट्टा, इनकी मल्टीप्लाई करवाओ तो 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई करवाओ ऊपर कितना आएगा 32। एक सेकंड वेट, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ना फास्ट। हाँ 9753 है, तो 9753 945, तो -32√π अपॉन 945। समझ रहे हो क्या, तो इसको सीधा कैसे करें बेटा, एकदम बढ़िया तरीका बता देता हूँ सीधा करने का। गामा -9 बाई, गामा माइनस का निकालना है अपन को 9/2, ये तो निकालना है। अब डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, डायरेक्ट कैसे भाई, हमें पता है कि ये टूटता कैसे है ना, -2/9 आएगा उल्टा और एक कम होता रहेगा, यही तो बात है। देखो ये हो जाएगा -2/9 इंटू एक कम कर लो, -9/2 प्लस 7 कितना होगा -7/2, उसको भी उल्टा कर दो -2/7, फिर एक कम करते चलो -7/2 प्लस 1 कितना होगा -5/2, उल्टा कर लो -2/5, फिर -5/2 में एक जोड़ दिया -3/2, उल्टा कर लो -2/3, -3/2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा -हाफ, बस -हाफ को उल्टा नहीं करेंगे, -हाफ पड़ा रहेगा, -2√π आंसर आ जाएगा इसका, -2√π याद है। तो गामा से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाने चाहिए अब तुम लोगों से, है ना, सब बता दिया गामा से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से 1 और इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स, डबल इंटीग्रेशन का सवाल है, डबल इंटीग्रेशन का सवाल है, कह रहे हैं इसको सॉल्व करो। बेटा देखो एक लिमिट है कांस्टेंट 0 से 1, एक लिमिट है वेरिएबल 0 से 1 माइनस एक्स। जब भी एक लिमिट कांस्टेंट एक लिमिट वेरिएबल आती है तो डबल इंटीग्रेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं, अगर वेरिएबल x का फंक्शन है, ये जो लिमिट है वो x का फंक्शन है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। कैसे बेटा 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, जो लिमिट है वो x की है, तो पहले अपन y का इंटीग्रेशन करेंगे, तो मतलब पहले y लिख लो dy और बाद में x। ठीक है, तो y dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो 0 से 1 पड़ा है, ये x पहले लिख लो, 0 से 1 माइनस एक्स पड़ा है, तो y dy और फिर dx। ठीक है क्या, तो पहले करेंगे किसका, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्यों, फंक्शन x का है ये, जो लिमिट में वेरिएबल है वो, अगर ये y का होता तो
तो बेटा पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में कर दिया, कितना आएगा y के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू। फिर किसके के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। लिमिट क्या है, 0 से 1 माइनस एक्स, तो 0 से 1 x, अपर लिमिट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बटा 2 बाहर ले लिया यार, कांस्टेंट है, x की मल्टीप्लाई करवा दो, तो 1/2 0 से 1 x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, x की पावर n का होता है n+1 अपॉन n+1, अपर लिमिट रख दी, तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 माइनस 0, तो 1/2 प्लस 1/4 क्या आ गया इसका एलसीएम, 4 3 12 दूनी 24, 2 12, 2 12 24 हो गया, 4 6 24 हो गया, 3 8 8 दूनी 16, 12 और 6 18, 18 में से 16 गया 2, 2 से ये 2 कट गया, आंसर आ गया 1/24। इजी है, बिल्कुल इजी ही है, डबल इंटीग्रेशन आता है तुम आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट, है सब दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है तुम्हारे, दो मार्क्स के सवाल आएंगे 10। इवेल्युएट 0 to 2 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ये आ गया सिंगल इंटीग्रेशन, बेटा ये तो 12th क्लास का सवाल है, 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हाउ टू अटेम्प्ट, देखो बेटा ये देखो ये क्या है, ये एक्चुअल में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो मैं कुछ कुछ हिंट दे देता हूं मैं, अगर ऐसा आ जाए पेपर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो बेटा पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा। अगर ऐसा आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा पुट करना एक्स बराबर ए टेन थीटा, समझ रहे होगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स बराबर पुट या सब्सटीट्यूट एक्स बराबर ए है 2 साइन थीटा, एक्स ये है तो dx क्या होगा, dx होगा 2 साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, पुट कर दो, जब x बराबर 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, ये अगर 0 हो गया तो 2 साइन थीटा 0, 2 साइन थीटा 0 तो साइन थीटा 0 यानी थीटा भी 0 हो जाएगा, जब x बराबर 2 है तो 2 साइन थीटा बराबर x की जगह 2 रखो, 2 से 2 का गया, साइन थीटा 1 यानी थीटा हो गया 90, थीटा 1 हो गया 90, साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 90 हो, तो 0 से 90, 0 से π/2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है 2 साइन थीटा, इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर है 3/2, ओके 3/2 dx, इस dx की जो वैल्यू है वो है 2 cos थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू तो 2 cos थीटा डी थीटा, तो 0 से π/2, है ना, इंटीग्रेशन चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो 4 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन पावर अभी भी कितनी है 3/2 इंटू ये 2 बार ले लिया, 2 बार ले लिया कॉस थीटा डी थीटा। अब और आसान है, 0 से π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू 3/2 है पावर में कॉस थीटा डी थीटा, 2 से 2 कट गया, 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रेशन टू 0 से π/2, 8 2 16 कर दूं, 16 क्या बचा, कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, सही है क्या। अब देखो मेरी बात सुनो, जब भी 0 से π/2 आ जाए, मैं तुम्हें एक इंटीग्रेशन याद करवा देता हूँ, और भी तरीके इसको सॉल्व करने के, पर ये फॉर्मूला जो बता रहा हूँ काम ही आना है, तुम्हारे सिलेबस में है। जब भी ऐसा आ जाए 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है गामा ऑफ m+1/2 गामा ऑफ n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ m+n+2/2, ठीक है। अपने पास इंटीग्रेशन क्या है अभी,
इंटीग्रेशन है 16 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 क्या है, कॉस की पावर 4 है, इंटू में 1 है, 1 को साइन की पावर 0 लिख सकता हूं, तो साइन की पावर 0 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 16 इंटू इसका जो भी इंटीग्रेशन है वो होगा गामा m प्लस 1/2, बेटा m है 0, 0 प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, n है 4, तो 4 प्लस 1/2 बता 2 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n यानी 0 प्लस 4 प्लस 2/2। तो आंसर क्या आ गया इसका 16 इंटू गामा हाफ जो कि हमें याद है, और ये क्या है गामा 5/2 जो कि हम निकाल लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया गामा 6/2 यानी 3। ओके बेटा गामा हाफ तो याद करवा रखा है, गामा हाफ कितना होता है रूट पाई, ये लो रूट पाई इंटू गामा 5/2, एक कम कर लो, गामा 5/2 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू कितना गामा अपने पास 5/2 है ना, तो 5/2 को लिख दिया 3/2 प्लस 1, तो 3/2 इंटू 1/2 और फिर से गामा 1/2, गामा 5/2 आ गया तो एक कम करके लिखते थे 3/2, फिर एक कम 1/2, फिर जो लास्ट में है उसका गामा और लिया जाता था अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा 3, 2 ही तो है 2 इंटू हाँ 2 ही है, तो गामा 3 होता है फैक्टोरियल 2। ओके तो आंसर आ गया 16 इंटू रूट पाई इंटू 3 कितना आ गया 4 इंटू गामा हाफ अगेन रूट पाई अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 भी 2 ही होता है यानी ये भी 4, 4 इंटू 4 16 से 16 कट गया, 3 पड़ा है, रूट पाई इंटू रूट पाई कितना हो गया पाई, ये हो गया आंसर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे सिलेबस में है, ध्यान रखना, इस पर भी सवाल आ सकता है अलग से, तो मैंने इस क्वेश्चन में यूज कर लिया इसको ताकि ये दोनों चीजें कवर हो गई। तो तुम्हें इंटीग्रेशन भी आ गया समझ में, इसको मैंने 12th के तरीके से नहीं होके तुम्हारे कॉलेज के तरीके से कर दिया है ना। 12th के तरीके में फिर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ता अपने को, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, और इसमें फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना टेलीग्राम पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी आसान है, आसान आसान सवाल करने हैं अपन आज क्योंकि यही आने वाले हैं पेपर में। डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है यार, तो u इंटू वी लगा दो, u इंटू वी क्या होता है सर, बेटा r को रखा u को रखा, इसका डिफरेंशिएशन, तो r को रखा, डिफरेंशिएशन करना है किसका dr बाई डी टी का, प्लस dr बाई डी टी को रखा, किसका डिफरेंशिएशन r का, तो dr बाई डी टी होगा r का, ये हो गया r, dr बाई डी टी का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, तो ये हो गया d2r बाई डी टी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, और ये क्या है dr बाई डी टी इंटू dr बाई डी टी, dr बाई डी टी का होल स्क्वायर है। ओके क्या, तो ये जो भी ये वेक्टर में थे तो ये आंसर आ गया, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये 4th नंबर क्वेश्चन था है ना, 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आसान, फाइंड दी फाइंड दी फाइंड दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, find the directional find the directional derivative find the directional derivative of थीटा एक्स वाई जेड, थीटा जो एक्स वाई और जेड का फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z एट 1 1 minus 1 1 1 minus 1 in the direction of the vector, in the direction of the vector 2i plus j minus k, 2i cap plus j cap minus k cap। बेटा फाइंड करना है आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, एट दिस पॉइंट 1 1 minus 1, ठीक है यार निकाल लेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना, तो बेटा ऐसा है एक फॉर्मूला बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकालना है ना, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, मान लो डायरेक्शन डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकालना है, वो होता है ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन इनटू जिसकी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर, मान लो
ये यू वेक्टर है तो मैंने यू का कैप कर दिया। समझ गए क्या? जो भी वेक्टर दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ये यू वेक्टर। अब ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट भी सिखा दूंगा। सबसे पहले अपने को ग्रेडियंट निकालने के लिए ध्यान रखना, अपने को निकालना है डेल फाई बाई डेल एक्स, फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। फंक्शन क्या है पता है ना, फंक्शन ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 4z, एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 4z, एक्स के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट z कांस्टेंट, ये जीरो, एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x। वैसे हमें निकालना है डेल फाई अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में देखो x जीरो, ये हो गया माइनस का 4y और वो 4z जीरो हो जाएगा। फिर फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसका जीरो, 4z का कितना हो जाएगा 4z का हो जाएगा 4। तो ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया 2x कॉमा माइनस 4y कॉमा 4, ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन हमें निकालना है उस पॉइंट पर जो पॉइंट गिवन है। कौन से पॉइंट पर, इस पर 1 1 माइनस 1 पर, तो 1 1 माइनस 1 रख दो, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 कॉमा वाई की जगह 1 और z तो दिया हुआ ही नहीं, तो ये आ गया 2 माइनस 4 4, क्या आ गया ये अपने पास ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट तो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर यू बटा मॉड यू। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, 2i प्लस जे माइनस के, तो 2i प्लस जे माइनस के अपॉन इसका मॉड, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये u कैप आ गया 2i प्लस जे माइनस के कैप अपॉन रूट में कितना 6, ये अपने पास आ गया वेक्टर। ठीक है, वेक्टर भी आ गया। अब हमें निकालना है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस याद करो क्या होता था, डाइवर्जेंस होता था, डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन होता था ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन इनटू यूनिट वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन इनटू यूनिट वेक्टर। ग्रेडियंट क्या था अपने फंक्शन का 2 माइनस 4 4, या इसको यूं भी तो लिख सकते हैं 2i कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। और यूनिट वेक्टर क्या था, यूनिट वेक्टर ये है 2 बटा रूट 6 आई कैप प्लस 1 बटा रूट 6 जे कैप माइनस 1 बटा रूट 6 के कैप, तो 2 बाई रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 6 जे कैप माइनस 1 बाई रूट 6 के कैप। तो ग्रेडियंट किसी भी फंक्शन का क्या होता है, जो भी मैंने पॉइंट निकाले उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लो, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से, के का के से, तो 2 इंटू 2 बाई रूट 6 4 बाई रूट 6, फिर माइनस 4 बाई रूट 6 इसकी इससे करा दी, और फिर माइनस का 4 बाई रूट 6, एक तो कट गया आंसर माइनस 4 बाई रूट 6 इज द करेक्ट। या ज्यादा से ज्यादा इसको ये लिख सकते हैं रूट 6 तो रूट 6 की मल्टीप्लाई, रूट 6 का डिवाइड, रूट 6 इंटू रूट 6 6 हो गया, 2 बाई 3 रूट 6, ये लिख सकते हैं। ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना है, ग्रेडियंट फाई इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करानी है। ग्रेडियंट फाई क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया और वो पॉइंट रख दिए, तो ये आ गया ग्रेडियंट फाई। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है क्या, ऐसे इस टाइप के सवाल भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है, तो ध्यान रखना ये है ना, ये भी आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट स्टेट स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, सीधा सीधा सवाल आ सकता है स्टोक्स थ्योरम पर कि भाई स्टोक्स थ्योरम क्या है। तो यार स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम अगर आए तो तुम्हें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि लाइन इंटीग्रल को एफ डॉट डी आर है ना, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देना, ये तो तुम ध्यान रखना। सरफेस इंटीग्रल में ये कर्ल है ना, कर्ल उस वेक्टर का सी यू आर एल कर्ल डॉट एन कैप डी एस, ये स्टोक्स थ्योरम है। ठीक है क्या, तो लिख देता हूं मैं डेफिनेशन भी है ना, स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, अ सरफेस इंटीग्रल, a surface integral of the curl of a vector, of the curl of a vector, ये है सरफेस इंटीग्रल। ऐसे ना, सरफेस इंटीग्रल
ऑफ कर्ल ऑफ अ फील्ड वेक्टर फील्ड ओवर अ सरफेस over a surface to a line integral to a line integral of the vector field of the vector field over the boundary curve over the boundary curve of the surface boundary curve of the surface ये कहने का मतलब ये है कि यार किसी भी सरफेस पर है ना, किसी वेक्टर फील्ड का जो कर्ल है, कर्ल का जो सरफेस इंटीग्रल है, वो उस सरफेस के चारों ओर के बाउंड्री पर वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। वापस बोल देता हूं, कोई भी सरफेस है ना, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पर वेक्टर फील्ड का कर्ल का सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर फील्ड के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल उस सरफेस के चारों ओर की जो बाउंड्री है उस पर वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। ये जो मैंने इंग्लिश में लाइन लिखी है इसका मतलब बता दिया मैंने। जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, किसी भी वेक्टर फील्ड के कर्ल का जो सरफेस इंटीग्रल है वो उस सरफेस के लाइन इंटीग्रल, उस वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है क्या? ऐसे समझ नहीं आया सर? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो एक नदी है ना, उस नदी की सरफेस पर तुमने एक मान लो गोल घेरा बना दिया है ना, सर्कल। तो उस घेरे के अंदर जो ये पानी है, यहाँ पर जो वाटर है, उस पानी का घुमाव मतलब कर्ल, उसको नाप लो। ये किसके बराबर होगा? मान लो तुम नाव लेकर उस घेरे के किनारों से होकर घूमो और पानी की धारा को महसूस करो, ये बराबर होगा। ये कह रहा हूं मैं, ये सरफेस का इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है क्या? कुल मिलाकर ये फॉर्मूला याद कर लो यार, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ये लिखा है तो भी नंबर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है? और ये लिख देना कि लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। सीधी सी बात ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर डिफाइन करना है यार। सिलेंडर तो बचपन से देखता है, कोको कोला पीते हैं कैन वाले डब्बे में, वो भी तो सिलेंडर ही है। घर में सिलेंडर है, खैर ऊपर वाला मत देखना, नॉर्मल। एक सिलेंडर को डिफाइन करना है, सिलेंडर को तो डिफाइन तुम वैसे ही कर सकते हो, थोड़ी इंग्लिश बना के लिख दो कि यार राइट सर्कुलर सिलेंडर लुक्स लाइक अ कैन और ड्रम, है ना, सिंपल वर्ड में। या मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अपन कि भाई जिसका क्या कहते हैं, लिख देता हूं, लुक्स लाइक अ कैन और ड्रम। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन और ड्रम जैसे दिखता है। वेयर द टॉप एंड बॉटम आर परफेक्ट सर्कल। सीधी सी बात है, एक सिलेंडर का टॉप और बॉटम क्या होते हैं? परफेक्ट सर्कल ही तो होते हैं। एंड द हाइट इज स्ट्रेट अप, और हाइट सीधी होती है उसकी, ये हाइट सीधी होती है। एंड द हाइट इज स्ट्रेट अप, ये लिख दो यार। एंड हाइट इज स्ट्रेट अप, रुकना थोड़ी है, स्ट्रेट अप। और क्या लिख सकते हैं भाई? अपन इसमें लिख सकते हैं कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट अगर हाइट h है और ये रेडियस मान लो r है, तो बेटा इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया ये होता है बेटा 2 पाई RH। और क्या बता सकते हैं? टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं कि 2 पाई RH तो ये वाला प्लस 2 पाई R स्क्वायर ऊपर वाले, तो 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, 2 पाई R कॉमन ले लिया, R प्लस H। और क्या बता सकते हैं? वो वॉल्यूम बता सकते हैं, पाई R स्क्वायर H। इतने में नंबर मिल जाएंगे। 2 एग्जाम्पल दे देना, वाटर बोतल, टिन का कैन, गैस का सिलेंडर वगैरह वगैरह। आसान था बिल्कुल यार, ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, यार सर्कल की रेडियस निकालनी। अच्छा, गिवन क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। या स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
-2y -4z बराबर 11 स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एक प्लेन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो। ये है मान लो एक स्फेयर ना, गोला है, गोला गोला ही मानना, 3D में है, मैं 3D बना नहीं सकता। ये एक स्फेयर है, गोल गेंद है। जरा सोचो, इस स्फेयर को मान लो एक प्लेन से कट करवा दूं मैं, एक प्लेन, एक प्लेन से कट करवा दिया, जो कटिंग पॉइंट है, जरा सोचो ना यार। तुम बॉल को ऐसे तख्ती लेके काट दो, उसको काटोगे ना तो तुम्हें देखो उसके ऊपर ऊपर का जो सरफेस है वो सर्कुलर दिखेगा, है ना। तो सर्कल की रेडियस बतानी है। तो एक स्फेयर में से मैंने एक प्लेन कट करवा दिया, तो यहाँ पर एक सर्कल दिखेगा। मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी इस सर्कल की, ठीक है यार। देखो ये स्फेयर का सेंटर, ठीक है, ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये स्फेयर की रेडियस मान लो कैपिटल आर, यहां से ये परपेंडिकुलर, और ये जो है ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। तो हमें स्मॉल आर ही तो निकालना है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं कि यार स्फेयर की रेडियस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर ये जो भी है एच का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो ना? आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो सर्कल की रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा सर्कल की रेडियस। यानी सर्कल की रेडियस निकालने के लिए मुझे स्फेयर की रेडियस निकालनी पड़ेगी, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस ये स्फेयर के सेंटर से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, एच का स्क्वायर। तो समझ में तो आ गया निकालना क्या है। पर इससे पहले कि भाई तो हम निकालेंगे कैसे, मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। स्फेयर की इक्वेशन होती है जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ 2gx प्लस कुछ 2fy प्लस कुछ 2hz, है ना, प्लस कुछ कांस्टेंट बराबर 0 मान लो। तो इसका जो सेंटर होता है, जैसे 12th में पढ़ते थे सर्कल का सेंटर, सर्कल ऐसा होता है 2gx प्लस 2 प्लस c बराबर 0। सर्कल का सेंटर होता था -g माइनस f। ये जो x का कोफिशिएंट है इसमें 2 का भाग दे दिया, ये जो y का कोफिशिएंट है इसमें 2 का भाग दे दिया और माइनस लगा दिया। वैसे इसका सेंटर होगा -g माइनस f माइनस h। x का कोफिशिएंट में 2 का भाग 2g/2 यानी g, 2f/2 यानी f, 2h/2 यानी h, और माइनस लगा दिया। सर्कल की रेडियस होती थी रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट, इसकी रेडियस होगी रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट। स्फेयर की क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा स्फेयर। अब यार अगर ये स्फेयर है तो सीधी सीधी बात है, इसका सेंटर बताओ क्या होगा। इसका सेंटर होगा एक्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx, एक्स है ही नहीं इसमें, प्लस 2fy प्लस 2hz और माइनस का 11 बराबर 0, सही है। तो इसमें x है ही नहीं, यानी 0 इंटू समथिंग x है, तो 0/2 यानी 0, कॉमा ये 2 है, 2 में 2 का भाग दे दिया, 1 और माइनस लगा दिया, -2 है इसका कोफिशिएंट, -2 में 2 का भाग दे दिया तो -1 आया, और माइनस लगा देंगे तो +1, और -4 है, -4 में 2 का भाग दे दिया तो आया -2, और माइनस लगा दो तो आ गया +2। तो सेंटर हो गया 0,1,2। कहा ना सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है -g माइनस f माइनस h। तो जो भी तुमने 2 का भाग दिया इनमें, उसके आगे माइनस लगा देना तो सेंटर आ गया। तो सेंटर निकालना बहुत आसान है, -2/2 -1, लेकिन माइनस लगाएंगे तो +1, -4/-2 -4/2 -2 में फिर माइनस लगा दिया तो +2, और x है ही नहीं तो 0। अब इसकी रेडियस निकालनी है, स्क्वायर की रेडियस होती है ये 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी सेंटर आया उसका स्क्वायर कर दो, माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट है -11, तो +11 कर दो। 11 4 कितना हो गया? 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा? एक बार देख लो, 11 4 15 और 1 16 हो जाएगा। तो रूट में 16, रूट में 16 कितना हो गया? 4। स्फेयर की रेडियस पता है 4, ओके। स्फेयर की रेडियस पता चल गई, तो डायग्राम बना रहा हूं फिर से एक बार। स्फेयर की रेडियस पता है अपने को 4 है, स्फेयर की रेडियस 4 है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस निकालनी है। ये अगर हाइट निकाल लो तो काम हो जाएगा अपने पास, ये हाइट निकालनी। तो सेंटर है, स्फेयर का सेंटर कितना था? स्फेयर का सेंटर था 0,1,2,
स्फीयर का सेंटर है 0,1,2 और यहां से ये हाइट निकालनी है। हाइट कैसे आई है? यहां से उस प्लेन ने कट किया तभी तो ये सर्कल बना था। तो उस प्लेन की स्फीयर के सेंटर से हाइट निकाल लो। जहां प्लेन कट कर रहा है वही तो सर्कल का सेंटर है। प्लेन की इक्वेशन क्या थी? आओ, प्लेन की इक्वेशन थी x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15। x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 बराबर 0। बेटा हाइट निकालने का फॉर्मूला दे रहा हूं। हाइट निकालने के लिए ये जो भी पॉइंट है ये इसमें रख दो। x की जगह 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15 और बटा में कर देना रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ये आ गई हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। 2 इंटू 2 4, 2 6, 6 में से, और ये हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो 4 प्लस 6, 6 में से 15 गया माइनस 9, मॉड है तो प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 1 9। हाइट कितनी आ गई? हाइट आ गई 3 यार, हाइट आ गई 3। तो किसी भी पॉइंट की किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, यही तरीका लगाएंगे जो भी बताया मैंने। अब स्फीयर की रेडियस क्या थी? सर्कल की रेडियस क्या थी? r बराबर रूट में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो रूट में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, व्हाट इज आर? आर क्या निकाला था? 4, एच 3, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 रूट में कितना? 7। ये आ गई सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस निकालने के लिए मैंने स्फीयर की रेडियस निकाली, जो कि बहुत आसान था। सेंटर पता था, रेडियस का फॉर्मूला जो भी था जी, एफ और सी उनका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट था -11। हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। पॉइंट को डायरेक्ट प्लेन में रख दो, बटा रूट कर दो इसका, हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े और प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत आसान सवाल है जो दे रहा हूं। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स दे रखी है 5 4 1 और 2। इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी। तो किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई बराबर 0। व्हाट इज a? a दे रखा है बेटा 5 4 1 2 माइनस लेमडा आई कितना है? 1001। ये निकाल रहा हूं मैं a माइनस लेमडा आई। ओके, तो 5 माइनस लेमडा, 4 माइनस 0 4, भाई 5 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा हो गया। 4 माइनस 0 4 हो गया। 1 माइनस लेमडा इंटू 0 1 ही हो गया। और 2 माइनस लेमडा हो गया। ये आ गया a माइनस लेमडा आई। a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट ये तो आया a माइनस लेमडा आई। अब a माइनस लेमडा आई का क्या ले लेंगे? डिटरमिनेंट, और उस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रख दो, अपने आप आइगन वैल्यूज आ जाएगी। तो 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया 5 इंटू 2 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 7 लेमडा प्लस कितना हो गया? ये लेमडा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा 10 में से 4 गया, 6 बराबर 0। गुणा करने पे 6, जोड़ने पर 7, 6 प्लस 1 लेमडा प्लस 6 बराबर 0। तो लेमडा की वैल्यू यहां से आ गई 6 और 1। बेटा यही आइगन वैल्यूज होती है, समझ गए? आइगन वैल्यूज निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 के बराबर रखेंगे। और क्या है बेटा? सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज का सम होता है ना, वो होता है इस मैट्रिक्स का ट्रेस। ट्रेस मतलब डायगोनल के एलिमेंट का सम। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 है 7। आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो होता है इसका डिटरमिनेंट। तो 5 दिन 10, 10 में से 4 गया 6। ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 7 आए, वो दो नंबर क्या है? 6 और 1 ही तो है। तो आइगन वैल्यूज आ गई 6 और 1। ऐसे भी कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान है। आर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट? आर द फॉलोइंग आर द फॉलोइंग वेक्टर्स linearly independent? इंडिपेंडेंट, क्या ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है? कौन से वेक्टर? x1 दे रखा है, क्या? 1 3 4 2। दूसरा वेक्टर x2 दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तीसरा वेक्टर x3 दे रखा है क्या? 2 3 4 9।
2 3 4 9 कह रहा है ये जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। बेटा एक चीज बता देता हूं, है ना, इसको अपन मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। अगर एक मैट्रिक्स की रैंक निकाल लें और रैंक अगर नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर आ जाए, रैंक आ जाए नंबर ऑफ वेक्टर के, तो बेटा वेक्टर होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वही रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम आ जाए तो बेटा वो होंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। एक ट्रिक और है मेरे पास, लेकिन वो ट्रिक है स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आ गई, है ना, और अगर इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया वो जीरो नहीं है तो वेक्टर होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, और जीरो आ गया तो वेक्टर होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ये, है ना, कैसे नहीं है बताता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के लिए, है ना, एबीसी ये जो कॉम्बिनेशन है अपना, आंसर कर रहा हूं मैं इसका। ये आंसर करने से पहले एक काम करते हैं, सीधा एक मैट्रिक्स बना लो, सीधा उस वेक्टर की मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये लिखा हुआ है 1 3 4 2, इसको डायरेक्ट लिख लो ऐसे, कॉलम 1 3 4 2, फिर 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर तीसरा क्या है, तीसरा है 2 3 4 9, तो 2 3 4 9। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 4/3 की मैट्रिक्स। तो हम इसकी क्या निकालेंगे, रैंक। रैंक निकालने का कंसेप्ट भी समझ लो साथ साथ। एक्लन फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर लो। एक्लन फॉर्म बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। सर वो क्या होता है बेटा, पहला एलिमेंट 1, फिर 0 0 बनाते हैं, 0 0 बनाते हैं, 0 0 बनाते ही रहते हैं। अच्छा कैसे, जैसे R3 है, रो 3 को रिप्लेस कर दिया रो 3 माइनस रो 2, ठीक है। और R4 है, रो 4 को रिप्लेस कर दिया रो 4। देखो मैं तुम्हें साथ साथ सिखाता हूँ कि आखिर मैं ऐसा सोच कैसे रहा हूँ, है ना, वो भी सीख लो। R3 को R3 माइनस R2 क्यों लिखा सर, बेटा देख ये R3 है, R3 में से R2 घटा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होगा, R3 माइनस R2 कर रहे हैं, ये भी कितना होगा, एक ही तो होगा। और 4 माइनस 3 ये भी कितना होगा, एक। अच्छा R1 बड़ा है 1 1 2, R2 R2 भी बड़ा ही है। एक काम करते हैं R2 को भी चेंज कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, एक्लन फॉर्म सिखा रहा हूं, एक्लन फॉर्म सिखा रहा हूं तो ऊपर वाला एलिमेंट 1 रहना चाहिए, बाकी अपन 0 0 0 0 बनाएंगे, है ना। एक मिनट वेट करो बेटा, बस एक मिनट, ये मिटा दूं। हाँ मेरी बात सुनो, ये एलिमेंट मुझे जीरो बनाना है, इसमें जो मैट्रिक्स में दिख रहा है ना ये 3, इसको जीरो बनाना है मुझे। तो इसको जीरो कैसे बना सकते हैं अपन, एक सेकेंड रुका ना, ग्लिच आ रहा है, हल्का सा ग्लिच आ रहा है, अभी सही करते हैं इसको। ठीक है, देखो हमें इस मैट्रिक्स में R2 में यहाँ पर सेकंड रो में जीरो बनाना है, फिर थर्ड रो में जीरो बनाना है, फिर फोर्थ रो में जीरो बनाना है, ठीक है क्या। तो जीरो बनाने के लिए काम करते हैं, R2 को रिप्लेस कर दिया मैंने, 3 को जीरो बनाने का क्या तरीका है, 3 को अपन जीरो कैसे बना सकते हैं, जब 3 में से 3 घट जाए, तो R2 को रिप्लेस कर दिया मैंने, अभी भी ग्लिच खत्म नहीं हुआ है, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस 3R1, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस 3R1, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1, ठीक है। क्यों सर ऐसा क्यों किया, बेटा ये 3 है, इस 3 में से इसमें अगर 3 की गुणा करा के घटा दूं, 3 माइनस 3 0, तो अपना काम हो जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 3R1, तो उसको लिख देता हूं R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 3R1, तो ये है अपना 3, R3 में से 3R1 घटा रहा हूं, तो 3 माइनस 3 R1 कितना है, एक, 3 माइनस 3 कितना आएगा, 0। फिर
R2 कितना है, ये देखो 2 है, तो R2 माइनस 3, R1 कितना है, R1 देखो 1 है, तो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। वैसे ही R2 कितना है, R2 3 है, R2 माइनस 3, R1, R1 कितना है, 2 है, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -3। तो R1 तो लिखा हुआ है, R1 है 1 1 2, सॉरी, R1 है 1 1 2, ये लो R1 है 1 1 2। बेटा 1 मिनट हुआ ना, बस ये ग्लिच लगता है, ज्यादा ही बैक कर दिया तो ये मिटता ही जा रहा है। देखो मैं मैट्रिक्स है तो चलो तुम लोग सुन लो, है ना, तरीका है ना, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, तरीका सुन लो। मैं कह रहा हूं पहली रो में 1 रहना चाहिए, सेकंड रो में 0 0 बनाने हैं, फिर जितना हो सके 0 बढ़ाने हैं अपने को, ठीक है। मैंने R2 माइनस 3 R1 किया, अब इसे क्या क्या मैट्रिक्स बन सकती है, मतलब मैट्रिक्स में क्या चेंज हो सकता है वो बता रहा हूँ। इनको एक बार छोड़ दो, ये जो है इनको छोड़ दो एक बार, ठीक है। तो R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 3 R1 है, तो R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 3 R1 किया ना, तो देखो R2 है 3, -3 R1 है 1, तो ये देखो R2 को रिप्लेस कर रहा हूं, ये हो गया 0। नेक्स्ट क्या आया था, आपने सॉल्व किया था तो R2 माइनस 3 R1 में, नेक्स्ट आया था 0 के बाद आया था -1, फिर 3 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 2, 3 - 4, 3 - 4 R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 3 R1, 3 - 6, 3 - 6 यानी -3 आया था, तो R2 में चेंज आ जाएगा 0 -1 -3, ये तो हो गया R2। R1 बड़ी है, R1 क्या है 1 1 2, R3 बेटा R3 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं R3 माइनस 4 R1 से, R3 माइनस 4 R1 से। ऐसा क्यों, 4 क्यों कर रहे हो बेटा, यहां पर 4 है, 4 इसको अगर 1 में 4 की मल्टीप्लाई करा के घटा देंगे तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, तो R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 4 R1 कर रहा हूं, तो R3 4 - 4 R1, तो ये R3 हो गया बेटा 0 0। उसके बाद देखो R3 का एलिमेंट है 3, R3 माइनस 4 R1 कितना है 1, 3 - 4 कितना हो गया -1, फिर R3 4 4 - 3 R1 है 6, ये तो है R1 4 R1 4 R1, तो R3 माइनस 4 R1, 4 टू 8, 4 - 8 कितना हो गया -4, और R4 पड़ा है 2 4 9, या R4 को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, R4 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं R4 माइनस 2 R1, क्यों किया बेटा, ये 2 है, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 को 2 की गुणा करा के घटा दिया, तो ये हो गया 0, 2 - 2 ये हो गया 0। उसके बाद ये 4 है, 4 - 2 R1 कितना है, R1 है 1, तो 4 - 2 इंटू 1, 4 - 2 कितना 2, तो ये हो गया 2। 2 के बाद ये कितना हो जाएगा 9, 9 - 2 R1 कितना है, R1 है 2, 9 में से 4 गया, ये हो जाएगा 5, ये आ गई मैट्रिक्स ए। अब 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 हमें 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, अब इसको 0 बनाना है सेकंड एलिमेंट को, तो देखो R3 को चेंज कर लेते हैं, R3 माइनस R2, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2 कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो ये है 1 1 2 1 1 2, फिर है 0 -1 -3, हाँ R3 को R3 माइनस R2 कर रहा हूं, तो 0 - 0 0, -1 में से -1 घट रहा है तो 0 ही तो बचेगा, तो 0 फिर 0, फिर -4 +3 हो जाएगा, -4 +3 कितना हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया -1, हाँ R4 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, R4 में 2 R2 जोड़ रहा हूं, ऐसा क्यों बेटा, R4 में 2 R2, R4 है 0 + 2 R2 भी है 0, तो 0 + 0 0, R4 + 2 R2, R4 है 2 + 2 R2 देखो कितना है -1, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा अगेन 0,
R4 है 5 +2, R2 है -3, 5 - 6 कितना हो गया? -1। देखो 1 है, फिर 0, फिर 0 बढ़ा दिए, 0 और बढ़ा दिए, समझ रहे हो क्या? ये मैंने मैट्रिक्स को चेंज कर दिया है जितना हो सकता है। अब R4 रिप्लेस टू अगेन कर दो यार, R4 - R3। ऐसा क्यों? देखो और 0 बना सकते हैं ना, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 -1 -3, ये 0 0 -1, 0 - 0 0, 0 - 0 0, -1 + 1 0, लास्ट रो 0 बन गई है। रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एक्लन फॉर्म में ये 1 0 और ज्यादा 0 और ज्यादा 0, तो नॉन जीरो रोज है 3, तो रैंक आ गई 3। और वेक्टर कितने थे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में? वेक्टर भी 3 ही थे, 1 2 3, तो रैंक नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर आ गई। रैंक नंबर ऑफ वेक्टर की क्या आ गई? बराबर आ गई। अगर जब भी रैंक नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर आती है, इसका मतलब वेक्टर आर एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो यार ये मैंने पार्ट ए खत्म कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, और उसमें और जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी बता दिए। इसको ढंग से करो, है ना, और वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। 16 तारीख को पेपर है। पार्ट बी मैं तभी डालूंगा जब वीडियो पर तुम कम से कम 500 व्यूज लियो यार, है ना। 500 व्यूज आ गए मतलब मैं समझ लूंगा कि काम आ रही है तुम्हारे, तो पार्ट भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही करते हैं। थैंक यू।